हेलो क्लास 11th। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी थी कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, और सेकंड एप्लीकेशन में हमने कन्वर्ट किया था यूनिट्स को फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इतना सब पढ़ने के बाद हम चलते हैं आज की एक स्टोरी पर। एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट मिस पू ये दोनों एप्लीकेशन स्टडी करने के बाद माइंड करने गई क्लास 9th में। वहाँ पे उनसे बातें हुई कि कैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी लग रही है, मैथ्स कैसी लग रही है। तभी एक स्टूडेंट ने बोला, मिस हमें फॉर्मूलेज याद नहीं होते। तो दूसरा स्टूडेंट बोला, अरे फॉर्मूले याद करने में क्या है यार, मुझे तो कोई फॉर्मूले में कोई परेशानी नहीं होती। तो बच्चे ने पूछा कैसे। उसने बोला जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होगा, स्पीड अपॉन टाइम होगा, मुझे कभी ध्यान नहीं रहता। सबने कहा हाँ यार यही प्रॉब्लम तो हमारे साथ है, फॉर्मूले आधे आधे से याद रहते हैं। तो बच्चे ने बोला अरे सिंपल ट्रिक है यार, डिस्टेंस होता है स्पीड, स्पीड की यूनिट देख लो किलोमीटर पर आवर, और टाइम की यूनिट आवर। तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा किलोमीटर, वो जो कि डिस्टेंस होगा। वाह यार, मिस वो ये सब देख रही थी तो उनके माइंड में एक क्रेजी सा आइडिया आया जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने इस आइडिया को क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन पूछा। उसने स्टूडेंट से पूछा, क्या आप मुझे एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताओगे, इम्पल्स का क्या फॉर्मूला होगा। बच्चे ने इम्पल्स के बारे में आज तक नहीं सुना था। तो उसने पूछा ये इम्पल्स होता क्या है और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मिस पू ने बोला नहीं, मैं इम्पल्स के बारे में कुछ नहीं बताने वाली, बस ये बताऊंगी कि इम्पल्स फोर्स और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट 9th क्लास का था तो उसने सीधा सीधा पूछ लिया, मिस पू आप मुझे बताइए इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो मिस पू ने बताया इम्पल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड, फोर्स की न्यूटन और टाइम की सेकेंड। बच्चे ने थोड़ा सा सोचा, न्यूटन सेकेंड इम्पल्स की यूनिट, फोर्स न्यूटन में, टाइम सेकेंड में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यूनिट न्यूटन सेकेंड बनेगी। तो उसने जवाब दिया इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। वाह, मिस पू का आइडिया जो दिमाग में चल रहा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। वो देख रही थी कि बच्चे को इम्पल्स के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी वो इस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बना सकता है इसकी यूनिट से। तो मिस पू ने एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन निकाला उस बच्चे के लिए और पूछा, ताकि उनके दिमाग में जो आइडिया चल रहा था उसको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले। उन्होंने पूछा प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ जो डिपेंड करता है एनर्जी और फ्रिक्वेंसी पर। बच्चे को ना ही प्लैंक कांस्टेंट से मतलब था ना ही एनर्जी से, उसको बस चाहिए थे यूनिट। तो मिस पू ने इस बार उसको यूनिट्स नहीं बताया, इसको डायमेंशंस बताई। बच्चे के लिए डायमेंशंस न्यू थी पर उसको उसने यूनिट्स की तरह लिया और उसने देखा एनर्जी की डायमेंशन mL2T-2 और h प्लैंक कांस्टेंट mL2T-1। एक T से अगर एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी, पर हमारे पास म्यू था T-1, तो T-1 से डिवाइड कर देंगे, वो भी एक ही बात है। तो बच्चे ने बोला प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा एनर्जी अपॉन न्यू। पू को अब तक ये क्लियर हो चुका था कि ये बच्चा करेक्टनेस ऑफ डायमेंशंस का यूज़ कर रहा है, वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस को राइट हैंड साइड की डायमेंशन को बैलेंस करके आंसर्स निकाल रहा है। पर ये एक फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला भी डिराइव कर रहा है कि मतलब एक क्वांटिटी जिन भी चीज़ों पे डिपेंड करती है उन चीज़ों की यूनिट स्टडी करता है और उससे उस फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल सकता है। तो मिस पू के माइंड में आया, क्या हम सभी चीज़ों का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कितना ग्रेट होगा ना, साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत से इतने सारे फॉर्मूलाज निकाले और सिर्फ हम यूनिट्स की हेल्प से उन सारे फॉर्मूलाज को ड्राइव कर सकते हैं। ये क्रेजी माइंड में आइडिया आया और मिस पू लग गई अपनी मेहनत में। 10 दिन में उन्होंने एक बहुत ही नायाब आइडिया निकाल के लिए आई और मैम को प्रेजेंट किया। अब मैम का बेटा भी उसी क्लास में था, वो बेचारा आता था सेकेंड, मिस पू आती थी फर्स्ट, तो मैम भी उससे थोड़ा चिढ़ती थी। तो इस बार मैम ने बोला मुझे सीधा इसको प्रूव करके दिखाओ, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ। और मैम ने एक चालाकी भरा क्वेश्चन दिया जो आगे आप देखेंगे। मैम ने क्वेश्चन पूछा, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा उस पेंडुलम का मास कितना है, उस पेंडुलम की लेंथ कितनी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो मुझे इसका फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। तो मिस पू ने बताया, मैम जैसे कि आपने बोला टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है मास ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं मान लेती हूँ कि मास की पावर a है, l की पावर b और g की पावर c। a b c की वैल्यूज़ मुझे निकालनी है। a b c की वैल्यूज़ आते ही इसका फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे कि मास स्क्वायर हो सकता है
एल की पावर रूट हो सकता है, जी की पावर क्यूब हो सकता है, कुछ भी होगा वो हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा फॉर्मूला क्या है। तो अभी मैं ले लेती हूँ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा के। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू के, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। अब टी एम एल जी की डायमेंशंस को पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड की डायमेंशन होगी टाइम, टी की पावर 1। मास की डायमेंशन होगी m, तो m की पावर 1। लेंथ की डायमेंशन होगी सिर्फ l, तो l की पावर 1। और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन होती है L1 t - 2 की होल पावर c। अब m, l, t की डायमेंशंस अलग अलग लिख ले। लेफ्ट हैंड साइड में m और l है ही नहीं, तो m की पावर 0, l की पावर 0 और टाइम पीरियड की पावर t। राइट हैंड साइड में m हमारे पास एक ही बार आ रहा है, तो m की पावर हो जाएगी a, l आ रहा है 2 बार, l की पावर b और l की पावर c। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, l की पावर b प्लस c। और टाइम पीरियड एक ही बार आ रहा है, टाइम की पावर -2 इंटू c -2c। तो यहाँ पे LHS RHS के इक्वल है, तो m की पावर जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगी। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a इक्वल टू 0। नेक्स्ट l की पावर 0 और यहाँ पे l की पावर b प्लस c, तो b प्लस c इक्वल टू 0। और थर्ड t की पावर 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में t की पावर है -2c, तो -2c इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, c इक्वल टू -1/2। अब c की वैल्यू हम रख देते हैं b प्लस c इक्वल टू 0 में। c की वैल्यू हो गई -1/2, इसको 0 को इक्वल तभी होगा जब b की वैल्यू होगी 1/2, क्योंकि 1/2 -1/2 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। अब a b c की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू आ गई k, एक कांस्टेंट, m की पावर a, m की पावर a क्या है, a 0, तो मास की पावर हो गई 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो मास तो यहाँ पे फॉर्मूले में आएगा ही नहीं। इसकी एक अलग से स्टोरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मास तो हो गया फॉर्मूले से गायब। l की पावर है b, b मतलब 1/2 मतलब √l, और g की पावर है -1/2, पावर माइनस का मतलब g डिनोमिनेटर में होगा, और 1/2 का मतलब √। तो फॉर्मूला बन गया t इक्वल टू k √l/g। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने दिया ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l और टेंशन t। तो स्टेप्स हमारे वही रहेंगे। हमें सबसे पहले इक्वेशंस को लिखना है। इक्वेशन हमें निकालनी है वाइब्रेशन की। न्यू इक्वल टू k जो कि कांस्टेंट है, m की पावर a, m है मास पर यूनिट लेंथ, l की पावर b, l है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और t टेंशन, t की पावर c। a b c की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास न्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस पुट करते हैं। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब 1/t, तो यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगी t की पावर -1, और k तो डायमेंशन लेस होता है। m की पावर a, इसका मतलब हो गया m है मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ, तो m l -1 की होल पावर a। नेक्स्ट है लेंथ, लेंथ तो l होती है, तो l की पावर 1 की होल पावर b, और t है टेंशन, टेंशन होती है फोर्स, फोर्स होती है m1 l1 t -2 की होल पावर c। अब m l t को सेपरेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास m और l नहीं है इस बार भी, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। राइट हैंड साइड m आ रहा है हमारे पास, m की पावर a और यहाँ पे m की पावर c, तो टोटल m की पावर a प्लस c हो गई। सेकंड l हमारे पास यहाँ पे है, l की पावर -a, l की पावर b, तो प्लस b हो गया, और l की पावर c, तो प्लस c हो गया। l की टोटल पावर हो गई -a प्लस b प्लस c। t आ रहा है यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक बार, t की वैल्यू हो गई -2c। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशंस की पावर है वही राइट हैंड साइड में डायमेंशंस की पावर होंगी, तो 0 हो गया a प्लस c के बराबर, और -a प्लस b प्लस c के इक्वल भी 0 हो गया, और -2c के इक्वल भी -1 हो गया। तो c की वैल्यू हो गई 1/2, और c की वैल्यू 1/2 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1/2, क्योंकि दोनों का सम 0 के बराबर है। अब c की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू -1/2, जहाँ पे दोनों को पुट करेंगे तो a की वैल्यू हो गई -(-1/2) मतलब 1/2,
प्लस सी की वैल्यू हो गई 1/2, 1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है, मतलब 1, 1 प्लस बी की वैल्यू होगी 0 के बराबर, तो बी आ जाएगा -1। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में रख देते हैं। न्यू इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ए की पावर है -1/2, मतलब m हो जाएगा डिनोमिनेटर में और अंडर रूट में, अंडर रूट m हो गया। b की पावर है -1, -1 मतलब l डिनोमिनेटर में, तो k/l हो गया। और c की वैल्यू है 1/2, मतलब अंडर रूट टी। हमारे पास न्यू का फॉर्मूला बन गया k/l अंडर रूट t/m। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया मैम ने, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल में डिपेंड अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। एक पार्टिकल राउंड सर्कल में घूम रहा है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगती है, वो डिपेंड करती है उसके मास के ऊपर, उसकी वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर। तो उसका फॉर्मूला निकालना है कि कितनी सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा। फिर से वही स्टेप्स होते हैं हमारे। स्टेप 1 होता है फोर्स को मास, वेलोसिटी और रेडियस की फॉर्म में लिख देना और तीनों की पावर्स ए बी सी लिख देना। तो फोर्स इज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट है, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। हमें a b c की वैल्यूज़ ही निकालनी है, a b c की वैल्यू आती है, हमारा फॉर्मूला निकल ही जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को रख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है m l t-2 और मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन l t-1 और रेडियस भी लेंथ है तो उसकी डायमेंशन होगी l। हम अब m l t को सेपरेट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में तो m1 l1 t-2 और राइट हैंड साइड में m कितनी बार आ रहा है, a की बार, तो m की पावर a और l आ रहा है 2 बार, l की पावर b प्लस c और टाइम आ रहा है 1 बार, t की पावर -b। तो यहाँ से सारी पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो a इज इक्वल टू 1 और b प्लस c इज इक्वल टू 1 और -b इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से b की वैल्यू सिंपल आ गई 2 और a की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू हो जाएगी -1। अब a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और a की वैल्यू 1, तो m की पावर 1 सीधा m आ जाएगा, v की पावर 2 तो v स्क्वायर हो जाएगा, c इज इक्वल टू -1 तो r की पावर -1 मतलब r डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब मैम जैसी भी हूँ थी तो फिजिक्स की टीचर, उन्होंने घर जाके पूरे मेथड को स्टडी किया और सरप्राइज़ ये मेथड एकदम एक्यूरेट है और बिल्कुल यूज़ होना चाहिए एज एप्लीकेशन और डायमेंशन एनालिसिस। लेकिन मैम तो मैम है, उन्होंने एक एक बारीकी से इस मेथड को स्टडी किया और उसमें कमी निकाली। फर्स्ट उन्होंने बोला डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन ही नहीं है तो उसको कैसे ड्राइव कर लोगे मिस पू। सेकेंड उन्होंने प्रॉब्लम बताई, द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। ये जो के तुम बार बार लिख देती है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी वैल्यू कौन बताएगा। हाँ, नेक्स्ट उन्होंने बोला बहुत बार होता है ये जो तुम के लिख देते हो ना कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी भी डायमेंशंस होती है और तुमने तो इसको डायमेंशनलेस मान लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में तो हम इस मेथड को यूज़ ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैम ने बताई कि टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इस सब फंक्शंस की भी वैल्यूज़ जो फॉर्मूले में यूज़ होती है, वहाँ पर हम इस फॉर्मूले को, इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इनको कहाँ पे रखना है ये फॉर्मूला नहीं बता सकता। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू के, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c था। सपोज 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज़ और हो जाती तो हमारे पास a b c d e इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ निकालनी पड़ती, पर हमारे पास हमेशा इस मेथड को यूज़ करने पे 3 इक्वेशन आती है। फर्स्ट m की पावर यहाँ पे जितनी है वो इक्वल टू a के बराबर हो जाएगी, सेकंड l की पावर जितनी है वो इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी और थर्ड इक्वेशन आएगी t की पावर जितनी है यहाँ पे वो इसके बराबर हो जाएगी। मतलब हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन 3 ही आएंगी, पर अगर हमारे पास वेरिएबल्स a b c d e f बहुत सारे हो जाए तो हम 3 इक्वेशन से सिर्फ एट द मोस्ट 3 ही वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं।
तो 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स को सॉल्व करना सिर्फ 3 इक्वेशन से बहुत मुश्किल है और बहुत सारे केसों में इम्पॉसिबल भी। नेक्स्ट मिस पू ने मेथड बताया, उसमें चीज़ें अगर मल्टीप्लिकेशंस में हो तभी तो हम ड्राइव कर सकते हैं, अगर चीज़ें एडिशंस या सब्ट्रैक्शन में हो तब इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड नंबर विच इज़ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 l0 t0 इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी v, डेंसिटी rho and coefficient of viscosity mu of a fluid given that r varies as diameter of the pipe, मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर की पावर 1 है, यहाँ पे गिवन है। तो हम लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला r इज इक्वल टू k जो कि एक कांस्टेंट है, v की पावर a v वेलोसिटी, रो डेंसिटी की पावर b, म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर c और डायमीटर की पावर 1 हमें गिवन है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वही डायमेंशंस हम लिखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो m0 l0 t0 इज इक्वल टू k डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसको हम गायब कर देंगे। v मतलब वेलोसिटी, l t-1 की पावर a, रो डेंसिटी मतलब m l3 की पावर b, म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको याद रखना पड़ेगा m1 l-1 t-1 की होल पावर c और d डायमीटर मतलब लेंथ l की पावर 1। अब फिर से m l t को सेपरेट कर देंगे, तो m की पावर यहाँ पे हो गई, m यहाँ पे आ रहा है b में, तो m की पावर हो गई एक बार b और m की पावर c, तो m की पावर टोटल हो गई b प्लस c। l काउंट कर लेते हैं, l एक बार यहाँ पे आ रहा है तो l की पावर a, l यहाँ पे भी है, l की पावर -3b और l की पावर -c और l1 एक बार यहाँ पे भी है, तो टोटल l की पावर हो गई a -3b -c प्लस 1। t काउंट कर लेते हैं, t की पावर -a और t की पावर -c, तो t की पावर हो गई -a -c। अब लेफ्ट हैंड साइड की पावर्स राइट हैंड साइड की पावर्स के इक्वल होंगी, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी, b प्लस c इज इक्वल टू 0, a -3b -c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और -a -c इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें b की वैल्यू आ जाएगी, b हो जाएगा -c के बराबर। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी -c के इक्वल, तो b की वैल्यू भी -c और a की वैल्यू भी -c, तो इन दोनों की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी -c या -3 इंटू बी की वैल्यू -c प्लस 1, तो टोटल हो गया +3c और -c -2c, तो टोटल c हमारे पास हो गया 1, तो c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू हो गई -1, c की वैल्यू -1 है तो a और b की वैल्यू हो गई +1। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया r इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट, v की पावर a है हमारे पास 1, तो v सिंपल आ जाएगा, b की पावर 1 तो रो भी 1 हो गया, रो और म्यू की पावर है हमारे पास c की वैल्यू है हमारे पास -1, तो रो नीचे आ जाएगा और d की पावर 1 तो गिवन ही है, तो हमारे पास आंसर आ गया r इज इक्वल टू k v रो d बाई म्यू। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो होगी मिसलेनियस क्वेश्चंस की और नेक्स्ट प्लेलिस्ट आएगी हमारी चैप्टर 2 के लिए। अगर वीडियोस में कोई भी मिस्टेक होती है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एक और चीज़ मुझे मेंशन करनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर का रूल आप बाकी न्यूमेरिकल्स में नहीं अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, आप उसको एक सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके सारे आंसर को एक सिग्निफिकेंट फिगर में मत रिजॉल्व कर देना, ऐसा प्रैक्टिस फॉलो नहीं हो रही। हाँ IITs के एग्ज़ाम में ये प्रैक्टिस होती है, बट जर्नल CBSE के क्वेश्चंस में या आप बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर्स में जाओगे वहाँ पे प्रैक्टिस फॉलो नहीं हो रही। थैंक यू।